नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे सामान्य विज्ञान का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 3 आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस सेट में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसके बाहर ग्रुप डी में कुछ नहीं जाने वाला है और पीडीएफ तो आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड कराता ही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र डैश कहलाता है। ध्वनि को कहीं भी जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो संपीड़न कहलाता है। यानी किसी भी संचरण के लिए दौरान माध्यम में कण के क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। और गैसों के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है और किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? तापमान घटने के साथ साथ किसी भी वस्तु का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? हमने आपको कई बार कहा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारा चीज़ याद रखने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁹ यानी कि 1/10⁹ मीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है पूछेगा तो हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। ये बिल्कुल सही है। किस पे है? तो जल का अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व जो होता है अधिकतम किस डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह की बात की जाए तो कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक, या ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, या ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। देखिए, ताप एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होती है ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छा क्या होता है? परावर्तक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए काजल, जब हम लोग काजल लगभग क्या होता है 95% ऊष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है। और काजल सबसे अच्छा क्रिस्प पिंड भी होता है। और काली सतह ऊष्मा विकिरण का सबसे अच्छा क्या होती है? अवशोषक होती है। यानी काला चीज़ जो है जल्दी अवशोषक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगने से के 5 सेकंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा? देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर यू देखें तो यहाँ क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? आप 90 गुना 5/18 से गुना करते हैं तो 18×5 = 90, 50×25 ये क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टी हमको कितना दिया है? 5 दिया है। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? ma।
और ए बराबर क्या होता है, वी माइनस वी बाई टी। तो अगर मास हमको 200 किलोग्राम दिया है तो 200 फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 25/5, यानी ये 25 हो जाएगा, 50/25, ये माइनस का 200 यानी कि माइनस का 1000 न्यूटन। कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी, तो आपका ऑप्शन किस में होगी, सी का पीएच मान 2 है तो सबसे ज़्यादा होगी। अगर पी के पावर एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच धनायन होता है, क्या होता है, एच धनायन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की आयन सांद्रता क्या होती है, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस होता है, ठीक है। यानी कि 1/, जिस बिलियन में पीएच मान सबसे कम होता है वो इतना ही अधिक अम्लीय होता है, और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, उतनी अधिक होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय जो होता है ये मेंडलीफ को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मेंडलीफ को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और 1869 में मेंडलीफ ने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे आवर्ती नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो देखिए समस्थानिक की रासायनिक विशेषता क्या होती है, एक समान होती है परंतु द्रव्यमान क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। तो डायरेक्ट ऑप्शन बी यानी कि समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक परमाणु होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो किसका होता है, तो ये आपका आर्गन का होता है। आर्गन एक अक्रिय गैस होता है। तो आर्गन 18 का अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्लोराइड में होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की अवस्थाएं कितनी तय की गई हैं, 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित होता है। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजन है। तो ये रासायनिक संयोजन नियम के आधार पर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है। तो N का कितना हो जाएगा, 14 प्लस ये NH3 यानी कि 1 × 3 यानी कि 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी कि परमाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है। 2 तत्वों में परमाणु समान होते हैं। देखिए किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन यही सही नहीं होगा। 2 तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित होता है। तो पिच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क होता है और यूरेनियम को रेडियोएक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु डैश में संग्रहित होता है। तो सोडियम धातु जो होता है किस में संग्रहित होता है, अल्कोहल, ईथर, केरोसिन, जल में। तो सोडियम धातु किस में होता है, तो केरोसिन में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोडियम धातु आर्द्रता की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। और सोडियम धातु की वह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जलवाष्प के साथ होती है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, अरक्ता यानी कि एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या हैजा। तो प्लेग जो है वायु के माध्यम में फैलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत साल पहले प्लेग बीमारी चलता था, लेकिन अब प्लेग बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है, ये हमको लगता है कि प्लेग यहाँ से गायब ही हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ऑन सेरिल्स एक स्मृत स्रोत होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑन एक स्मृत स्रोत होते हैं स्टार्च, स्टार्च के किसके होते हैं? स्टार्च के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। किस तरीके से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज बनाते हैं? ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज गलकोज क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। तो ये अन्य क्या स्मृत क्या होता है ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है ये यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पीलिया वायरस जनित रोग होता है। पीलिया रोगी का पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस के पांडु रोग भी कहते हैं, हेपेटाइटिस को पांडु रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? अगर एक समान व्यक्ति है, खूब हेल्दी है, अच्छा है, तो उसका जो दिल की धड़कन की औसत दर कितने बार होती है? 72 बार होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 72 प्रति मिनट, माने 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल। ठीक है, नेक्स्ट, ईईजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क का गतिविधि दर्ज करने के लिए, किसका? मस्तिष्क का यानी ब्रेन का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ईईजी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो होता है डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, इन सभी के रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगता है। तो उपयुक्त सभी के लिए लगता है। डीपीटी का टीका जो है 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा होता है? तो वायरस जनित रोग कौन है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स। तो एड्स जो होता है ये वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।